इजराइल ईरान वॉर 5वें दिन में अब पहुंच गया है और इससे एक छोटा छोटा एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिचुएशन अब किस तरफ आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई थी कि ये वॉर 3 से 4 हफ्ते और मे बी उससे लॉन्गर जा सकता है। दूसरी सिचुएशन आई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, तो उससे जो फ्यूल प्राइसेस हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तीसरी बात थी कि अगर यूएस मिडिल ईस्ट में लंबा उलझता है क्योंकि वो अपने डिफेंस सिस्टम जो कोरिया और वहां से शिफ्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि ईरान इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहा है, सिस्टम ही ओवरवेलम कर दें, तो उनकी रीफिलिंग के लिए साउथ चाइना सी से हटा के उन्हें मिडिल ईस्ट ले जाने की भी योजना है। तो इसमें चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इन 3 चीजों पर मोटा माटी हम बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखना। चाइना वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अपॉर्चुनिटी की विंडो इंडिया के लिए भी है, वो मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रंप ने बोला कि भाई ये जो वॉर है लास्ट 4 वीक्स, सेज डोनाल्ड ट्रंप एज पर रिपोर्ट्स। 4 वीक तक ये अब क्यों जा रहा है ये समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि जो ईरान से एक्सपेक्टेड था, ईरान उसके बियॉन्ड जा रहा है। यूएस जहां पे पिछड़ रहा है वो बात यह है कि पहले इन्होंने खमेनी को निपटा दिया, टॉप लीडरशिप मारती सारी की सारी, सब निपट गए। दूसरा जो इन्होंने फिर से एक लीडर बनाया उसको भी निपटा दिया, और रिसेंटली बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी की डेटा है कि उसका जो बेटा है उसको अभी सुप्रीम लीडर बना रहे हैं। यूएस को जो यहाँ पे एक समझने की जरूरत है कि अगर टॉप लीडरशिप लगातार मरती रहेगी या वो बचेंगे ही नहीं, नेगोशिएशन होंगे किसके साथ में। और ईरान ने एक चीज अब कसम खा ली है कि, और वो लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से वो भी प्रिपरेशन में थे कि ये सिचुएशन कभी ना कभी यूएस की वजह से आ ही जाने वाली है, कि हम जाएंगे तो जाएंगे लेकिन आसपास सब लेके डूबेंगे हम पे। ठीक है, ये यूएसए के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, इवन इजराइल के लिए भी, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में बहुत आपको ये दिखेगा नहीं कि, लेकिन इजराइल में भी बहुत हिट हो रहे हैं। काफी सारे वीडियोज हैं जो वहां से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ओवरवेलमिंग सिचुएशन में यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस पर डिपेंड करता है, और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो यही है कि अब ये जो सिचुएशन है ये अब 3 से 4 हफ्ते के बियॉन्ड भी जाने वाली है। ठीक है, और मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा कि वर्स्ट ऑफ द अटैक हैज येट टू कम, कि बहुत सारे आपको हो सकता है ऑफेंसिव सिस्टम यूएस के आपको भी देखने में आएंगे। अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि सिचुएशन क्या जा रही है। ठीक है, तो मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है वो बहुत उम्मीद नहीं जगाते हैं अभी कि उससे कोई बहुत उम्मीद हो जाने वाली है। ठीक है, पहला। दूसरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब क्योंकि अब क्लोज हो रहा है और ईरान ने उसे मतलब बंद ही कर दिया है, तो उसका जो ब्रेंट का जो प्राइस है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी 70-72 के ऊपर निकल गया है, और आप मान के चलिए कि 120 से $150 तक पहुंच जाएगा। 20% जो ग्लोबल सप्लाई में हिस्सेदारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से जो शिपिंग लेन्स है जहां से पास होती हैं, अब वो सिचुएशन कठिन होगी पूरे दुनिया के लिए, इवन चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो ढूंढने होंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, तो वो सिचुएशन या इस चैलेंजिंग सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशना, ऑल्टरनेटिव सप्लायर, तो हो सकता है कि इंडिया फिर से यूएस के पास जाए। इवन कुछ खबरें तो ऐसी भी हैं कि जो बताती हैं कि वेनेजुएला के जो क्रूड है उसको रिफाइन करना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इंडिया में 2 रिफाइनरीज के पास में है, जामनगर में और एक और जगह पे। ठीक है, तो इफ द मतलब जो रिपोर्ट है अगर वो सही है, तो बहुत सारी जो वहां की शिप्स हैं वो अब इंडिया आएंगी और फिर यहाँ पे रिफाइन होकर वापस जहां जाना जाएगा। तो इंडिया के लिए एक ये सही अपॉर्चुनिटी भी है, इंडिया के लिए एक नया मार्केट भी खुल सकता है कि उस सप्लाई से हमें भी कुछ मिलेगा। यूएस का एंड टारगेट तो यही था कि वहां से तेल को बेचेंगे पूरी दुनिया में। तो अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोज होने के बाद प्राइस 120 से $150 तक जाने की पूरी संभावना अब है, क्योंकि ये वॉर लंबी जाएगी, और वॉर लंबी जाएगी तो ईरान के पास जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं वो उन सबका इस्तेमाल करेगा। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जो आईआर पढ़ते हैं वो जानते ही हैं इस पर्सपेक्टिव को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये वाले जो साइट है, ये साइट आप एक बार देखिए कि ये पूरी जो साइट्स जो हिट हुई हैं, जैसे ये रेड डॉट वाले से अगर आप देखेंगे
जो यूएस और इजराइल हिट कर रहे हैं, और जो ब्लू वाले डॉट से अगर आप देखेंगे तो वो हिट कर रहा है ईरान। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जितने भी सारे साइट्स जो हिट हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना, कुवैत में, ये काफी सारे, ये आप जो ब्लू ब्लू ये इतना सारा देख रहे हैं, ठीक है, तो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है ना, वो एकदम ओवरवेलम कर दिया है। और एक दो छोटे मोटे ड्रोन अटैक ओमान पे भी हुए थे। ओमान के साथ ईरान का उतना पंगा है नहीं, तो आप ओमान को, क्योंकि ओमान ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा है बहुत लंबे टाइम से, और वो थिन लाइन जो होती है डिप्लोमेसी की उस पर चलता है, तो वो उतनी चुनौती उसके लिए नहीं है, और वहां पे उतना कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, जब इतने सारे अटैक हो रहे हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, ठीक है, तो इनको केटर करने के लिए बहुत सारा डिफेंस सिस्टम चाहिए। यहीं से चाइना वाला इशू स्टार्ट होता है। अब इतने सारी चीजों को, क्योंकि जैसे मैंने कल रात एक शॉर्ट भी डाली थी कि 20-20 हजार डॉलर के, 30 हजार डॉलर के ड्रोन्स हैं जिसे मिसाइल से मतलब इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। मिसाइल्स की कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड है, और $1 मिलियन से लेकर 4-4, 5-5 मिलियन डॉलर उनकी कॉस्ट आती है। अगर किसी डिफेंस सिस्टम की जो क्षमता है, मानो कि वो 100 को इंटरसेप्ट कर सकता है एक साथ में, ठीक है, तो ईरान 125 मारेगा। 100 तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन बाकी के जो बचे 25 हैं उनका क्या होगा? तो जो 25 हैं वो आके हिट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तो ये कि हिट हो रहे हैं, दूसरा कि डिफेंस सिस्टम इतना लगातार यूज हो रहे हैं कि उनकी रिफिल करना पड़ेगा। अब रिफिल कहां से करें? ठीक है, क्योंकि यूएस ने, मुझे लगता नहीं, उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी करी होगी, लेकिन कि इतने बड़े मिडिल ईस्ट और इतने बड़े रीजन को जब मतलब सेफ्टी देने की बात आएगी तो तब कैसे काम होंगे? अब यहीं पे गेम स्टार्ट होता है चाइना का। और इस पूरे लोकेशन को देखें, देखो ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट खबर है, ये देखना बहुत ही जरूरी है कि यूएस कंसिडरिंग मूविंग एडिशनल थार्ड एंड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स टू मिडिल ईस्ट, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है यूएसए को? कि मिडिल ईस्ट, भाई देखो साउथ चाइना सी में अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, एस मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि अभी तो कुछ खास वहां पे दिक्कतें हैं नहीं। उन डिफेंस सिस्टम को उठा के मिडिल ईस्ट पहुंचाते हैं ताकि जो ओवरवेलमिंग इंटरसेप्शन की जरूरत ड्रोन्स की और वहां के जो मिसाइल्स की पड़ रही है उसमें कुछ काम आएंगे वो। ठीक है, यहां से चाइना के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है कि साउथ चाइना सी में जब ये जो डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे चाइना के लिए। और ये अपॉर्चुनिटीज रोज क्रिएट नहीं होते हैं, जैसे जैसे वॉर लंबी जाएगी, यूएस इसमें अटकेगा, चाइना की अपॉर्चुनिटी का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा लगातार। वो कैसे बढ़ेगा? कि जब जापान में, कोरिया में और साउथ चाइना सी में जब ये डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे, क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री है यहाँ पे भी मतलब स्टेशनड है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ताइवान की। ठीक है ना, कि वो सिस्टम जब यहाँ पे नहीं है तो दे माइट गो फॉर ताइवान। ठीक है, कहने में थोड़ा आसान सा लगता है क्योंकि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। कुछ डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे, एक विंडो तो ओपन करता है चाइना के लिए, लेकिन चाइना की जैसी स्टांस है डिफेंस को लेके कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कहीं पे भी, वो ताइवान के ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है ना, पर कुछ गिराता नहीं है उसमें से। ठीक है, और ना ही उनको पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए, ना ही वो किसी वॉर एक्सरसाइज में या मतलब वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस उसके अपने हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी विंडो खुलती है। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, और कल हो सकता है आपने शायद राजनाथ सिंह जी का वो देखा भी हो, ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो पॉज में है, ठीक है, वो तो वैसा हो नहीं रहा उसके साथ में कि उसका टारगेट पूरा हो गया है, सब अचीव कर लिया है हमने, वो सिचुएशन तो है नहीं। अब क्योंकि वो सिचुएशन अभी पूरी नहीं हुई है और इंडिया के टारगेट्स अभी ऑपरेशन सिंदूर में पूरे अचीव नहीं हुए हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी बन जाती है जिस तरह से चाइना के लिए बनती है। ठीक है, कि वो उन अधूरे लक्ष्य को पूरा करें जो वहां पे पूरे अभी तक नहीं हो पाए थे, क्योंकि पॉज में है, लगातार कॉन्टिन्यूम है, चलते जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट जो इसमें अभी लेटेस्ट आया, जो पता चला कि इंडिया ने जो गुजरात वाला एरिया है
ये जो सदर्न पाकिस्तान है उसके बिल्कुल जो पास पड़ता है, वहां पे नोटम जारी किया है 5 से लेके 12 मार्च के बीच में कुछ एक्सरसाइज होंगी, ठीक है ना। वो पाकिस्तान की सांस फुलाने के लिए बेसिकली काफी हो जाता है, लेकिन इंडिया रेडी हो रहा है उस सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया ने बहुत वॉर एक्सरसाइज इस सिचुएशन मतलब इस जगह पे करी है, बहुत मॉक ड्रिल्स करे हैं, बहुत कुछ किया है यहाँ पे। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हो सकती है, क्योंकि वहां पे जो नदर्न बॉर्डर है वहां अफगानिस्तान के साथ ओपन है, यूएस वहां के जो एयर बेसेस है और उन सबको बलूचिस्तान और बाकी के पाकिस्तान रीजन वहां से ऑपरेट करेगा, और यहाँ से इंडिया। तो और ऊपर से उन्होंने जो स्टांस लिया है, वैसे तो वो अब फॉर्मली अलाई ही बोलेंगे, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से आबू भगत मुनीर की और शहबाज शरीफ की कर रहे हैं, तो अब सिचुएशन डामाडोल होती दिखती है। और मतलब ये कहना मतलब एक वो नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स दो हैं और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स पूरे दुनिया में ओपन है, इसको डिनाई अब नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखी, जिसको भी पसंद आई हो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।